हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी जेट स्ट्रीम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडलीय नमी, आर्द्रता, वाष्पीकरण एवं संघनन, जलीय चक्र, वर्षण के प्रकार और वर्षा के वितरण के बारे में। यहाँ पर हम जलीय चक्र को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं नमी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर। देखते हैं, नमी वायु में उपस्थित जलवाष्प होती है। आर्द्रता से अर्थ उस जलवाष्प एवं उसके विभिन्न रूपों से है जो कि वायुमंडल की निचली परतों विशेषकर विक्षोभ मंडल में झूलती या तैरती अवस्था में पाई जाती है। स्वयं जलवाष्प वायु में अदृश्य रूप में रहती है, किंतु संघनन की क्रिया के माध्यम से यह ओस, पाला, कोहरा, बादल, जलकण, हिमकण, ओला आदि रूपों में दिखाई देती है। इसकी उपस्थिति से ही वायुमंडल में तड़ित, गर्जना, भारी वर्षा, हिमपात आदि परिवर्तन होते रहते हैं। विक्षोभ मंडल में 1 से 5% के मध्य ही जलवाष्प या नमी मिल सकती है। थोड़ी बहुत जलवाष्प तो सर्वत्र पाई जाती है। अब देखते हैं जलवाष्प एवं वाष्पीकरण। जलवाष्प से अर्थ वायु में पाई जाने वाली गैस जैसी ही अदृश्य नमी से है। यह सभी प्रकार के जल स्रोतों से एवं गीली धरती से निरंतर होने वाली वाष्पीकरण की क्रिया से वायुमंडल को प्राप्त होती रहती है। जलवाष्प की निरंतरता का कारण तापमान से प्राप्त उष्णता है। भूतल व वायु में तापमान का आधार सौर ऊर्जा है। वायु के तापमान बढ़ने के साथ साथ उसकी वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। अतः जलवाष्प का आधार वाष्पीकरण है, यानी कि जो जलवाष्प वायुमंडल में उपलब्ध होती है, उपस्थित होती है, उसका आधार वाष्पीकरण ही है, क्योंकि वाष्पीकरण से ही जलवाष्प विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में पहुंचती है। जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ये ध्यान रखना डेफिनेशन, जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं और वाष्प का जल में बदलने की क्रिया संघनन कहलाता है। ठीक है, वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता उसमें पहले से उपस्थित जलवाष्प की मात्रा एवं उसके तापमान पर निर्भर करती है। वायु का तापमान ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों उसकी वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी उससे अधिक तेज गति से बढ़ेगी। इसी भांति गतिशील वायु स्थिर वायु से अधिक मात्रा में जलवाष्प ग्रहण कर सकती है। इसी कारण सबसे अधिक वाष्पीकरण की क्रिया उष्णकटिबंधीय महासागरीय तल पर प्रवाहित पवनों द्वारा होती है। इसी के प्रभाव से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वर्षा मोटी बूंदों के रूप में व भारी मात्रा में होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वाष्पीकरण सबसे अधिक होता रहता है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक वाष्पीकरण 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अयनवृत्त यानी कि उष्णकटिबंध के निकट महासागरीय विस्तार कुछ अधिक है। अतः सर्वाधिक वाष्पीकरण विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में ही होता है। अब देखते हैं जलवाष्प एवं गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट एंड इवेपोरेशन। जल जब वाष्प में बदलता है तो उसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। साधारणतः 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि के लिए जितने ताप की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी माप के बराबर माना जाता है। इसी भांति ठंडे जल की 1 ग्राम मात्रा को पूरी तरह वाष्प में बदलने के लिए कुल 600 कैलोरी ताप की आवश्यकता होती है। यही ताप वाष्प में अदृश्य रूप में बना रहता है। इसे ही जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट कहा जाता है। इसी प्रकार गुप्त ऊष्मा ताप या गर्मी का ही दूसरा रूप है। जब संघनन क्रिया होने लगती है तो जलवाष्प ठंडी होते समय अपनी ऊष्मा वायु को लौटा देती है। इसी कारण जिस वायु में नमी अधिक होती है उसके तापमान शुष्क हवा की तुलना में अधिक धीमी गति से कम होते हैं। उष्ण व आर्द्र प्रदेशों में ऐसी क्रिया होते रहने से वायुमंडल में पर्याप्त उष्णता बनी रहती है। वायुमंडलीय आर्द्रता के प्रकार एवं तापमान में संबंध।
वायुमंडल में पाई जाने वाली जल वाष्प ही उसकी आर्द्रता या नमी कहलाती है। किसी वायु के विशेष भाग में कितनी आर्द्रता है एवं उसकी अतिरिक्त आर्द्रता ग्रहण करने की कितनी क्षमता है, इसको ज्ञात करना ही आर्द्रता का मापन कहलाता है। हाइग्रोमीटर उपकरण द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। इसको अंडरलाइन कर लेना। बोला जाता है कि वह कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा हाइग्रोमीटर। अब आगे देखते हैं, निरपेक्ष या वास्तविक आर्द्रता, यानी कि आर्द्रता के कितने 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 प्रकार हैं। यहाँ पर हम आर्द्रता के प्रकार देखते हैं। सबसे पहली जो आर्द्रता है वो है निरपेक्ष या वास्तविक आर्द्रता, यानी कि एब्सोल्यूट और रियल ह्यूमिडिटी। वायु के निश्चित आयतन में एक निश्चित तापमान पर जितनी जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है वही उसकी वास्तविक या निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। इसे डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रति घन फुट ग्रेन में अथवा डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रति घन मीटर ग्राम में दर्शाते हैं। दूसरी है विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जलवाष्प सहित वायु के भार तथा जलवाष्प के भार के मध्य के अनुपात को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। यह प्रति किलोग्राम नम हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ग्राम में प्रदर्शित करती है। तीसरी है सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यह अनुपात या प्रतिशत में व्यक्त की गई आर्द्रता है, यानी कि दूसरी आर्द्रता की तुलना में। अब नेक्स्ट है संघनन, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है देखते हैं। जल वाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन या द्रवण कहते हैं। वह तापमान जिस पर जल वाष्प का संघनन प्रारंभ हो जाता है औशांक या औस बिंदु, ड्यू पॉइंट कहलाता है। यदि वायु का तापमान औस बिंदु से भी नीचे गिर जाए तो उसकी अतिरिक्त जल वाष्प जल कणों में बदल जाती है। संघनन के रूप कौन कौन से हैं? जल वाष्प का संघनन होने पर अनेक रूप पाए जाते हैं, जिनमें ओस, पाला, कोहरा, धुंध, बादल आदि प्रमुख है। सबसे पहले देखते हैं ओस, ड्यू। शीत ऋतु की लंबी रातों में जब धरातल के निकट स्वच्छ तथा शांत वातावरण होता है, अर्थात वायु का अधिक प्रवाह नहीं होता, तब भूपृष्ठ से ताप का विकिरण तीव्र गति से होता है। इससे तापमान औशांक बिंदु से नीचे पहुंच जाते हैं तथा पौधों की पत्तियां व भूमि पर उपस्थित अन्य वस्तुओं पर जल की अति सूक्ष्म बूंदों का संचय होता है, जिसे ओस कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार वायु में उपस्थित जलवाष्प पेड़ पौधों पर जलकणों के रूप में ठहर जाती है, जबकि अन्य के अनुसार ओस का निर्माण रात्रि में पेड़ पौधों से निकली वाष्प के घनीभवन से होता है। दूसरा है तुषार या पाला, फ्रॉस्ट। जब वायु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम हो जाता है तो वायु में उपस्थित जल वाष्प श्वेत तुषार या बर्फ कणों के रूप में जम जाती है। इसी को तुषार या पाला कहते हैं। इससे फसलों को अत्यधिक हानि होती है। शुष्क वायु, स्वच्छ आकाश तथा शांत रातें पाले के लिए अनुकूल दशाएं हैं। तीसरा है कोहरा या धुंध, फॉग एंड मिस्ट। धरातल के निकट रात्रि में जब कभी आर्द्र वायु का तापमान औशांक बिंदु से नीचे चला जाता है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प कण संघनित होकर अत्यंत छोटे जल बिंदुओं के रूप में वायु में लटक जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये नीचे नहीं आ पाते हैं तथा वायुमंडल में उपस्थित धूल व धुएं के कणों के साथ मिलकर धुएं के बादल जैसे दिखाई देते हैं। इसे ही कोहरा कहते हैं। इसका धरातल की दृश्यता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साधारण कोहरे में दृश्यता साधारण कोहरे में दृश्यता 1 किलोमीटर तक होती है, जबकि सघन कोहरे में मात्र 300 मीटर तक ही स्पष्ट देखा जा सकता है। हल्के कोहरे को, जिसमें की दृश्यता अधिक कम नहीं होती है, धुंध कहते हैं। कोहरा तथा बादल एक जैसे दिखाई देने पर भी इनमें काफ़ी अंतर होता है। कोहरे के प्रकार, विकिरण कोहरा।
पहला विकिरण कोहरा रेडिएशन फॉग। इस प्रकार का कोहरा उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में शीतकाल में अधिक उत्पन्न होता है, जहां पर ठंड के कारण धरातल का तापमान नीचा हो जाता है। समुद्री भाग में उष्ण तथा आर्द्र वायु ठंडी वायु राशि से मिलकर संघनन द्वारा महीन जल कणों में परिवर्तित होकर एकत्र होती रहती है, जिससे कोहरे का निर्माण होता है। ऐसा कोहरा तट के निकट शीत ऋतु में सामान्यतः दोपहर तक बना रहता है। दूसरा है संपर्कीय विकिरण कोहरा एडवेक्शन रेडिएशन फॉग। जब कभी ठंडे धरातल पर मंद गति से प्रवाहित उष्ण व आर्द्र पवनें किसी कारणवश स्थिर अवस्था में आ जाए तो उनका धरातल से संपर्क स्थापित हो जाता है, जिससे यहाँ कोहरा उत्पन्न हो जाता है तथा संपर्कीय ताप विलोमता विकसित हो जाती है। इस प्रकार का कोहरा शीतोष्ण प्रदेशों में उत्पन्न होता है। गर्म व ठंडी समुद्री जल धाराओं के मिलने से भी कोहरा उत्पन्न होता है। संपर्कीय कोहरा सागर तथा धरातल दोनों भागों में उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है वाष्पीय कोहरा। ये इसका प्रकार है संपर्कीय कोहरे का। वाष्पीय कोहरा स्टीम फॉग। इसे ध्रुवीय कोहरा के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि वाष्पीय कोहरा ध्रुवीय उच्च अक्षांशों से अधिक उत्पन्न होता है। जब कभी धरातलीय ठंडी पवनों पर सागरीय गर्म आर्द्र हवाएं ऊपर चढ़ जाती है तो संघनन क्रिया से वाष्पीय कोहरा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के कोहरे को देखने से ऐसा लगता है मानो सागर से आग का धुआं निकल रहा है। इसी का दूसरा प्रकार जो है संपर्कीय कोहरे का, वह है पहाड़ी कोहरा हिल फॉग। शीतोष्ण कटिबंधों में पहाड़ी कोहरा प्राय देखने को मिलता है। जब किसी महाद्वीप की गर्म तथा आर्द्र हवाएं पहाड़ी भागों की ओर चलकर ढाल के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो शीतल वायु से संपर्क के कारण संघनन क्रिया प्रारंभ कर देती है और कोहरे का जन्म हो जाता है। पहाड़ों पर उत्पन्न होने से इसे पहाड़ी कोहरा नाम दिया गया है। तीसरा कोहरा है वाताग्र कोहरा। वाताग्र कोहरा सीमांत क्रिया पर आधारित होता है। यह ठंडी तथा गर्म हवाओं के आमने सामने से टकराने या अभिसरण करने से उत्पन्न हो जाता है। इससे गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है एवं संघनन क्रिया होने से कोहरे का जन्म हो जाता है। इसके लिए हवाओं का मंद गति से बहना तथा आकाश में रात्रि को बादलों का छाया रहना भी सहायक रहता है। नेक्स्ट है फोर्थ बादल क्लाउड्स। वायुमंडल में नेक्स्ट बादल बादल क्या होता है ये देखते हैं अब हम। ये कोहरे का प्रकार नहीं है, ठीक है ना, ये अलग टॉपिक है। बादल वायुमंडल में ऊपर उड़ती हुई वायु का तापमान जब औशांक से नीचे गिर जाता है तो वायु में उपस्थित जलवाष्प शीतल होकर सूक्ष्म जल कणों या हिमकणों में बदल जाती है। वायुमंडल में समूह के रूप में उपस्थित ऐसे जलकणों व हिमकणों को बादल कहते हैं। धरातल के निकट होने पर ये जलकण कोहरे के रूप में होते हैं, जबकि ऊंचाई पर सघन मात्रा में फैले होने पर बादल कहलाते हैं। ये इस तरह से बादलों की उत्पत्ति होती है, यानी कि यहाँ से समुद्र नदियों से समुद्रों से वाष्पीकरण होता है और बादल बनते हैं संघनन के माध्यम से। ये बादलों के प्रकार हैं, इस तरह के बादल होते हैं, यहाँ से देख लेना। बादलों के प्रकार बर्फीले स्तरीय मेघ, स्तरीय मेघ, स्तरीय कपास मेघ, कपाशी मेघ, कपाशी वर्षा मेघ, उच्च कपाशी मेघ, उच्च स्तरीय मेघ, ठीक है। ये पक्षाप मेघ, पक्षाप स्तरीय मेघ, पक्षाप कपाशी मेघ, पक्षाप मेघ, ये बादलों के कुछ प्रकार हैं। तो बादलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाउड्स। पहला है पक्षाप बादल सीरस क्लाउड्स। इस प्रकार के बादल आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रहते हैं। इस प्रकार के बादल आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रहते हैं। सामान्यतः इनकी धरातल से ऊंचाई 7,500 मीटर से 10,500 मीटर होती है। बारीक हिमकणों द्वारा निर्मित ये बादल बिखरे हुए रूप से सफ़ेद धुनी हुई रुई के समान होते हैं। इन बादलों में से सूर्य किरणें आसानी से पार हो जाती है। जब ये आकाश में झुंड के रूप में दूर दूर दिखाई देते हैं तो चक्रवात आने की संभावना होती है। यदि वे बिखरे हुए रहते हैं तो साफ मौसम के सूचक होते हैं। सामान्यतः इनसे वर्षा नहीं होती है। दूसरा है पक्षाप स्तरीय बादल सीरोस्ट्रेटस क्लाउड। ऐसे बादल आकाश में एक विशेष प्रकार की पतली सफ़ेद चादर के समान बिखरे तथा जुड़े दोनों रूपों में रहते हैं। जब कभी इनका आगमन होता है तो सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनाते हैं। परीक्षण करने के उपरांत पक्षाप स्तरीय बादलों की ऊंचाई 7,000 मीटर तक बतलाई गई है। जब कभी आकाश में इनका फैलाव होता है तो चक्रवात आने की पूर्ण संभावना होती है।
तीसरा है पक्षाप कपासी बादल, शीरो कुमुलस क्लाउड्स। ये बादल सामान्यतः 7,500 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ये पूर्ण सफ़ेद तथा गोलाकार आकृति के होते हैं। कभी कभी यह लहरदार रूप में होते हैं। इनकी ऊंचाई पक्षाप स्त्री बादलों के समान होती है। ये सूर्य के प्रकाश में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं तथा प्राय प्रातःकाल में दिखाई देते हैं। चौथा है उच्च स्तरीय बादल, एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। इस प्रकार के बादल आकाश में नीले तथा भूरे रंग की मिश्रित पट्टी के रूप में फैले रहते हैं। ये पट्टियाँ काफ़ी घनी होती है, जिसमें से सूर्य तथा चंद्रमा की किरणें नहीं निकल पाती है। अतः इनसे कभी सूर्य तथा चंद्रमा के प्रभामंडल नहीं बनते हैं। इनसे भारी वर्षा होती है। मध्यवर्ती अक्षांशों में चक्रवाती वर्षा अधिकतर इनसे ही होती है। ये प्राय 2000 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पांचवा है उच्च कपाशी बादल, एल्टो कुमुलस क्लाउड। ऐसे बादल मध्यवर्ती ऊंचाई के बादलों में आते हैं। यह आकार में पतले व गोलाकार धब्बे के समान होते हैं। आकाश में विस्तृत रूप से फैले हुए इन बादलों के कई रूप पाए जाते हैं। कभी कभी सफ़ेद तथा भूरे रंग की चादर के समान, कभी लहरदार तो कभी विस्तृत घने रूप में भी फैले रहते हैं। इस प्रकार के बादलों की ऊंचाई 3000 से लेकर 8000 मीटर तक होती है। पक्षाप कपासी बादल की अपेक्षा ये अधिक सघन होते हैं। नेक्स्ट है छठा स्तरीय कपासी बादल, स्ट्रेटस कुमुलस क्लाउड्स। ये बादल निम्न ऊंचाई की श्रेणी में आते हैं, जो रंग में हल्के भूरे तथा बड़े बड़े गोलाकार छल्लों में बिखरे रहते हैं। ये कभी कभी काले रंग के भी हो जाते हैं। शीतकाल में कभी कभी पूरे आकाश में फैले रहते हैं। साधारणतः इन बादलों की ऊंचाई 1000 मीटर तक आंकी गई है। नेक्स्ट है सातवां स्तरीय बादल, स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये निम्न ऊंचाइयों वाले बादल हैं। इस प्रकार के बादल दो विपरीत स्वभाव वाली पवनों के मिलने से पैदा होते हैं। इनका निर्माण शीतोष्ण कटिबंधों में सर्दी की ऋतु में ही होता है। इनका रूप कोहरे जैसा होता है, लेकिन प्रायः धरातल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहते हैं। ये कभी हल्के भूरे, कभी धूसर, कभी गुलाबी और बैंगनी रंग के होते हैं। आठवां है वर्षा स्तरीय बादल, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स। धरातल के निकट स्थित ये बादल रंग रूप में काले तथा घने फैले रहते हैं। जब वर्षा होने की संभावना होती है तो ये आकाश में काफ़ी घनी मात्रा में काली घटा के रूप में छा जाते हैं। इनके द्वारा काफ़ी वर्षा होती है। अधिक सघनता के कारण ये सूर्य के प्रकाश को रोक लेते हैं, अतः इनके छाने पर अंधकार सा हो जाता है। नवा है कपासी वर्षा बादल, कुमुलो निम्बस क्लाउड्स। इस प्रकार के बादल अति काले तथा सघन होते हैं। जब इनका आकाश में आगमन होता है तो भारी गर्जना करते हैं। ये विशाल पहाड़ों की तरह काफ़ी ऊंचाई तक खड़े नजर आते हैं। इनका आधार निम्न स्तर पर होता है तो शीर्ष मध्य स्तर तक फैला होता है। इन बादलों की मुख्य विशेषता यह है कि भारी वर्षा, ओला और तड़ी झंझाओं की झड़ी सी लगी रहती है। नेक्स्ट है 10वां कपासी बादल, कुमुलस क्लाउड। गोभी की आकृति जैसे ये बादल भी ऊर्ध्वाधर होते हैं, जो कि शीर्ष पर जाकर अधिक चौड़े हो जाते हैं। ये अधिक घने तथा विस्तृत रूप में फैले रहते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 3 किलोमीटर होती है। इनमें से कुछ सफ़ेद व रुई जैसे होते हैं तो कुछ काले व घने होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में संवहनिक धाराओं के कारण ये आदर्श रूप में पाए जाते हैं। वहाँ प्रतिदिन सायंकाल को इनसे घनघोर वर्षा होती है। ठीक है, ये बादलों के प्रकार हुए। अब है वर्षा, वर्षण एवं वर्षा, प्रेसिपिटेशन एंड रेन। आकाश से जल के किसी भी रूप में ठोस या द्रव धरातल पर गिरने को वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वर्षण के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। बर्फ एक तो वर्षा होती है, मुख्य प्रकार होते हैं। एक तो वर्षा जो कि जल बूंदों के रूप में होती है। एक होती है हिम जो कि स्नो बर्फ के रूप में होती है। एक होता है तुषार और एक होता है ओला। ठीक है, बादलों से पृथ्वी पर गिरने वाली बूंदें जिनकी रचना वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनन द्वारा होती है, वर्षा कहलाती है। वायु में निहित जलवाष्प के जल कणों में परिवर्तन को ही वर्षा नहीं कहते, बल्कि उसका बूंदों के रूप में धरातल पर गिरना भी आवश्यक है। वर्षा होने से पूर्व वायुमंडल में अनेक अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक होता है, जैसे उष्ण आर्द्र पवनों का तापमान अक्षांक बिंदु तक पहुंच जाना, जल कणों का रूप बड़ा होना या बादलों का बनना आदि। वर्षा की उत्पत्ति, वर्षा के लिए उष्ण
आर्द्र पवनों तथा आर्द्रताग्राही नाभिकों का असंख्य मात्रा में होना परम आवश्यक है। उष्ण आर्द्र वायु वायुमंडल में ऊंचाई पर जाकर फैलती है तथा ठंडी होती रहती है। आर्द्र पवनें जब ठंडी होकर ओस बिंदुओं तक आ जाए तो यही जलकण धीरे धीरे बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। इनमें संघनन की क्रिया प्रारंभ होने से छोटे छोटे जलकण बड़े बड़े जलकणों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये बूंदों के रूप में स्थूल रूप धारण कर लेते हैं तो वायुमंडल में इनका स्थिर रहना दुर्लभ हो जाता है, अर्थात वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वर्षा योग्य जल बिंदुओं का आकार 2/10 मिलीमीटर से अधिक व्यास का होना आवश्यक है। वर्षा के प्रकार ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसमें से इस लेसन में से यही टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़्यादा ध्यान रखना। वर्षा एवं वर्षा के प्रकार और वर्षा का वितरण, ठीक है ना। वर्षा के प्रकार, पहला है संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। इस प्रकार की वर्षा अधिकतर भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है। इसके लिए सूर्य की किरणें धरातल पर लंबवत पड़नी चाहिए। धरातल की वायु इन लंबवत किरणों से काफ़ी गर्म एवं हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। ये हवाएं तब तक ऊपर उड़ती रहती है जब तक कि इनका तापमान ऊपरी संपर्क में आने वाली हवाओं के बराबर न हो जाए। धरातल के गर्म होने से हवाएं गर्म होकर लगातार ऊपर को संवहनिक धाराओं के रूप में उठती रहती है एवं उड़ती हुई हवाएं ठंडी होती जाती है, जिससे संघनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। संघनन से थोड़ी देर में आकाश कपासी वर्षा मेघों से भर जाता है और शीघ्र भारी वर्षा होने लगती है। भूमध्य रेखीय भागों में दोपहर के बाद प्राय आकाश काले घने बादलों से छा जाता है। प्रतिदिन लगभग 4 बजे बादलों की गर्जन के साथ पानी बरसना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली संवहनीय वर्षा को 4 बजे वाली वर्षा, 4 o'clock रेन भी कहते हैं। जब वर्षा बंद हो जाती है तो आकाश थोड़ी देर में पुनः मेघरहित हो जाता है। ये 4 बजे वाली वर्षा ध्यान रखना, छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ये इस तरह से संवहनीय वर्षा होती है। इसका डायग्राम ये बना लेना आप लोग। दूसरी है पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब कभी उष्ण तथा आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में सामने आ जाती है तो ये पवनें उसके ढालों के सहारे ऊपर को चढ़ती है। तब वह ठंडी होकर अपनी नमी को वर्षा के रूप में गिरा देती है। इस प्रकार हुई वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। यह वर्षा पवनाभिमुख विंडवार्ड ढालों पर ही सबसे अधिक होती है। पर्वतों के पीछे के भाग में या पवन विमुख लिवार्ड ढाल पर जाते जाते पवनें शुष्क तथा शीतल हो जाने से वर्षा नहीं होती या बहुत कम होती है। इसी कारण पर्वतों के पीछे के अधिकांश भाग शुष्क प्राय रहते हैं। ये वर्षा विहीन प्रदेश वृष्टिछाया प्रदेश कहलाता है, यानी कि पर्वतों के वे भाग जो वर्षा से विहीन रह जाते हैं, जहाँ पर वर्षा नहीं होती, वृष्टिछाया प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है। पर्वतीय वर्षा के लिए कुछ भौतिक दशाएं आवश्यक है, जैसे कि पर्वतों की स्थिति उष्ण आर्द्र पवनों के ठीक सामने पर्याप्त चौड़ाई व ऊंचाई में होनी चाहिए। समुद्र से आने वाली हवाएं उष्ण व आर्द्र होनी चाहिए। पर्वतीय भागों की सागर तट से दूरी कम तथा स्थिति समानांतर होनी चाहिए आदि। ठीक है, ये इस तरह से पर्वतीय वर्षा होती है। ये डायग्राम है पर्वतीय वर्षा का। तीसरी वर्षा है चक्रवातीय वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। चक्रवातीय वर्षा में विपरीत स्वभाव वाली दो पवनें आमने सामने से अभिसरण करती है एवं वातावरणों का निर्माण करती है। वातावरण में जब गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के ऊपर चढ़ जाती है तो ऊपर की गर्म हवाएं नीचे के भागों में ठंडी होकर संघनन क्रिया प्रारंभ कर देती है तथा वर्षा होने लगती है। इस प्रकार की वर्षा अधिकतर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होती है, जहाँ पर गर्म तथा ठंडी हवाएं मिलती रहती है। चक्रवातीय वर्षा में हवाओं की गति संवहनीय वर्षा जैसी नहीं होती। इसमें उष्णार्ध पवनों को धीरे धीरे ठंडी तथा भारी पवनों के साथ एक ढाल के सहारे ऊपर को चढ़ना पड़ता है, क्योंकि उष्णार्ध पवनें हल्की होती है। इस प्रकार धीरे धीरे पवनों के उठने से वर्षा काफ़ी समय तक होती है। चक्रवातीय वर्षा मध्य अक्षांशों में शीतकाल में ही अधिक होती है। शीतकाल में भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि प्रांतों में भी वर्षा करते हैं। ग्रीष्मकाल में चक्रवातों द्वारा केवल अयनवर्तीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। ये इस तरह की चक्रवातीय वर्षा है। ठीक है, वर्षा का वितरण देख लेते हैं अब। धरातल पर वर्षा का वितरण बहुत असमान है। कहीं 200 सेंटीमीटर से अधिक है तो कहीं 20 सेंटीमीटर से भी कम है। वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान, स्थल जल का वितरण, पर्वतों की दिशा, पवनों की दिशा आदि सम्मिलित है। वर्षा के वितरण की दृष्टि से विश्व को निम्न पेटियों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक वर्षा वाली भूमध्य रेखीय पेटी,
पहली है अत्यधिक वर्षा वाली भूमध्यरेखीय पेटी। इस पेटी में रोजाना वर्षा होती है। सूर्य की तेज गर्मी से संवहनिक धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिनसे संघनन के उपरांत दोपहर के बाद वर्षा होती है। इस वर्षा को संवहनीय वर्षा या संवहनिक वर्षा कहते हैं। वर्षा के समय बादल गर्जन तथा तर्जन भी करते हैं, यानी कि गरजते और बरसते भी हैं। वर्षा होने के थोड़ी देर बाद आकाश साफ हो जाता है। भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी का क्षेत्र 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन के कारण इस पेटी में घट बढ़ भी हो जाती है। यहाँ वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरी पेटी है व्यापारिक पवनों द्वारा वर्षा की पेटी। व्यापारिक पवनें अधिकांशतः सागरों से गुजरकर महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर वर्षा करती है। पूर्वी भागों पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है तथा महाद्वीपों के आंतरिक भागों में धीरे धीरे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। पश्चिमी भागों पर जाकर बिल्कुल वर्षा नहीं होती, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते पवनें शुष्क तथा शीतल हो जाती है। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थल पाए जाते हैं। यही कारण है, ठीक है ना। यही कारण है जिस कारण महाद्वीपों के जितने भी पश्चिमी भाग है वहाँ पर मरुस्थल देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की वर्षा भूमध्य रेखा से 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश तक होती है। यही मानसूनी वर्षा के प्रदेश हैं, जहाँ पर ग्रीष्मकाल के मानसूनों द्वारा अत्यधिक वर्षा होती है। इस पेटी में वर्षा के वितरण में अत्यधिक असमानता है। तीसरी पेटी है उपोष्ण कटिबंधीय निम्न वर्षा की पेटी। यह उच्च दाब की पेटी है। यहाँ पर हवाएं दो विपरीत दिशाओं में चलने से अपसरण की क्रिया होती है, अर्थात प्रति चक्रवातीय स्थिति बन जाती है और वर्षा नहीं होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर या इससे भी कम पाया जाता है। इस प्रकार की वर्षा का विस्तार 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों में पाया जाता है। शीतकाल प्राय शुष्क होता है। जो कुछ वर्षा होती है वह केवल ग्रीष्मकाल में ही होती है। चौथी पेटी है भूमध्य सागरीय वर्षा की पेटी। इसे रोम सागरीय वर्षा के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ ग्रीष्मकाल में बिल्कुल वर्षा नहीं होती। यहाँ पर अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर रहता है। इस प्रकार की वर्षा का विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, भूमध्य रेखीय वर्षा केवल शीतकाल में होती है, ग्रीष्मकाल में नहीं होती। पांचवा है मध्य अक्षांशीय अधिकतम वर्षा की पेटी। इसे महाद्वीपीय अधिकतम वर्षा की पेटी भी कहते हैं। यहाँ मुख्यतः शीतकाल में तथा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है। यहाँ ध्रुवों की ओर से आने वाली ठंडी पवनों की पछुआ हवाओं से निकलने पर अभिसरण के कारण चक्रवात बनते हैं तथा भारी वर्षा होती है। इस वर्षा को दीर्घकालीन वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा का वार्षिक औसत 100 से 125 सेंटीमीटर तक होता है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ जलमंडल की अधिकता है। इस प्रकार की वर्षा का विस्तार उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। छठी पेटी है ध्रुव प्रदेशीय न्यूनतम वर्षा की पेटी। यहाँ वर्षा का अधिकांश भाग हिमकणों के रूप में होता है। ध्रुवीय हवाएं अति शीतलता के कारण नमी को हिमकणों के रूप में ही रखती है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम ही रहता है, जो कि ध्रुवों पर और भी कम होता है। इस प्रकार की वर्षा का अक्षांशीय वितरण 60 डिग्री से ध्रुवों तक दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। अब है मानसूनी वर्षा। उपयुक्त पेटियों के अतिरिक्त विशिष्ट वायुमंडलीय मौसमी वायुदाब के विकास के कारण उपोष्ण व उष्ण शीतोष्ण प्रदेशों में मानसूनी वर्षा होती है। ऐसी वर्षा मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया के वृहद भूभाग पर होती है। यहाँ ग्रीष्मकाल में निम्न वायुदाब क्षेत्र के विकास से महासागरों से स्थलखंडों की ओर चलने वाली मौसमी हवाओं से उत्तरी गोलार्ध में जून से सितंबर तक भारी वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी ब्राजील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका आदि प्रदेशों में भी ऐसी वर्षा होती है। अब देखते हैं ओला। ओला भी वर्षा का एक रूप है। हिमांक से नीचे तापमान होने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन ठोस रूप में होता है, अतः ओलों की रचना होती है। ओले बर्फ की पतली परतों से मिलकर बने होते हैं। झंझावात के समय होने वाली वर्षा ओलों के रूप में होती है। यह प्राय कपासी वर्षा बादलों से गिरते हैं, ठीक है। सातवां है तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म। स्टालर के अनुसार तड़ित झंझा स्थानीय तथा तीव्र तूफान होते हैं, जो कि घने तथा विशाल कपासी वर्षा बादलों से युक्त होते हैं, जिनमें पवनें नीचे से ऊपर की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होती है। आकाश में बिजली चमकना, बादल गरजना, भारी वर्षा होना तथा कभी कभी ओले गिरना तूफान की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह उस समय आते हैं जब भूमि बहुत गर्म हो जाती है और वायु संवहनीय रूप में ऊपर उठती है। ऐसे तूफान या झंझावात में
ऐसे तूफान या झंझावत मेघाच्छादित रहने वाली शांत वायु पेटी अर्थात भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक आते हैं। नेक्स्ट है हिम स्नो। जब वायु का तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है तो उपस्थित जलवाष्प जल कणों में न बदलकर हिमकणों में बदल जाती है, अर्थात जलवाष्प वायवीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था को प्राप्त होती है। सुई सदृश संरचना के ये बर्फ क्रिस्टल धरातल पर अलग अलग भी गिर सकते हैं या बहुत सारे एक साथ भी गिर सकते हैं। ऐसे श्वेत हिम की वर्षा को हिमपात स्नोफॉल कहते हैं। प्राय उच्च पर्वतीय भागों, ध्रुवीय प्रदेशों तथा जाड़े की ऋतु में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ऐसी अवस्था देखी जा सकती है। ठीक है, ये आपका लेसन समाप्त हो गया। जलीय चक्र हम अगले लेसन में डिस्कस कर लेंगे या फिर किसी अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये नोट्स आप लोग लिखें और पढ़ें। ठीक है, कोई चीज़ समझ में न आए तो उसको समझने का प्रयास करें, बाकी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।